और जो हमारा आज का विशेष है, जो चर्चा का विषय है, वो भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मुहर। जी हां, आज का विशेष, आज के हमारी चर्चा का विषय एक देश एक चुनाव। इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। क्या कुछ है इसके मायने, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके क्या कुछ हैं फायदे, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शिवम छाबड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग के पूर्व डीजी अक्षय राउत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट की मुहर। और आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मैं शिवम जी आपसे करना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की एक कोशिश थी, एक सपना था कि एक देश एक चुनाव हो। आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसकी ये प्राथमिकता रही है कि देश के अंदर में जिस प्रकार से चुनाव 1952 में हुए, 1957 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, एक साथ हुए, मतलब लोकसभा का और विधानसभाओं, प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, उसी प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो लगातार दोबारा प्रैक्टिस की जानी चाहिए, जिससे कि देश के अंदर में खर्चा कम हो सके, जिसकी जो मशीनरी है, जो देश की विभिन्न मशीनरियां हैं, उसको ज्यादा विकास में किसी प्रकार की कोई, ये जो आचार संहिताएं लगती हैं बार बार चुनावों के चक्कर में, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो और कहीं ना कहीं स्मूथनेस आए, कहीं ना कहीं विकास की गति को 4 गुना बढ़ाया जाए। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म है। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है। लगातार हम तो इसकी बात की पैरवी पहले भी करते हैं। मुझे लगता है देश के बहुत सारे दल हमारे इस बात से सहमत भी हैं कि एक साथ देश में चुनाव होने चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष भी इसको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन विपक्ष इसका स्वागत नहीं कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विजय जी हैं। विजय जी, आप लोग क्यों इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि 1967 तक तो एक ही साथ देश में चुनाव हो रहे थे, राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। अब आपको क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने प्लानिंग कर ली है चांद पर मकान बनाने की और किस तरह से वहां रहा जाएगा, किस तरह से खेती करनी है। लेकिन चांद पर जाने तक का सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और विपक्षी दलों की इसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए, उनसे क्या सलाह मशवरा होना चाहिए, वैसी कोई तैयारी बीजेपी ने नहीं। इसमें सरकार ने कहा है कि हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ हम सलाह मशविरा करेंगे। जब करेंगे उसके बाद ये बात करें, लेकिन फिलहाल जो ये निर्णय है, आपकी आपत्ति क्या है? किन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों सही नहीं है? देखिए, मान लीजिए हमने एक चुनाव, एक व्यवस्था कर ली और कोई तानाशाह पार्टी भाजपा की तरह अगर चुनाव में गड़बड़ कर देती है तो फिर से 5 साल अधिकृत रूप से उन्हें एक बार में ही नीचे से लेकर प्रत्येक चुनाव में जीतने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही को बढ़ावा देगा कि एक बार बेईमानी करो और चाहे फिर राज्य सरकार हो, चाहे चुनी हुई पंचायत सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सब में एक ही पार्टी की सरकार आ जाएगी। एक बार की गड़बड़ और शिवम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस जो कह रही है कि इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलने की बात की जा रही है, आप कितने सहमत इससे? शिवम जी? नहीं, बिल्कुल मतलब मुझे लगता है तर्कसंगत बात करनी चाहिए। कहाँ बेचारे विजय भाई, कहाँ चांद पे चले गए, किराए के मकान भी बांट दिए, सरकारें वहां भी बना दी, लेकिन तर्कसंगत बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर तर्क में कुछ किसी प्रकार की त्रुटि हो तो ठीक कर देना चाहिए। क्या इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा? में 57 में 62 में 67 में ये देश के संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने सोच समझ के इस प्रक्रिया को लागू किया था। कहीं ना कहीं एक साथ जब चुनाव होते हैं, खर्चा कम होता है, सरकारी मशीनरी पर कम बोझ लगता है और एक साथ चुनाव होने का लाभ यह है कि आपके जो लगातार जो आचार संहिता के मामले में मैंने कहा ना, जितने विकास के काम है वो थम जाते हैं कि साहब आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गया, काम रोक दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस सब व्यवस्थाओं से दूर हटेंगे। मेरा एक सवाल ले लीजिए, पॉजिटिव तौर पे देखना चाहिए। ये तानाशाही की बात वो लोग नहीं करें जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगा करके देश के नेताओं को, देश की प्रेस को बंद कर दिया था। ठीक है विजय जी, बताइए। विजय जी, आप
क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। जब जब ये बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव से देश का खर्चा बचेगा, तो एक चर्चा देश में शुरू होती है कि जो एक रिटायर्ड सांसद 4-4 बार की पेंशन ले रहा है, एक रिटायर विधायक जो है, जो आज विधायक नहीं भी है, वो 5-5 बार की पेंशन ले रहा है, तो ये देश के ऊपर बोझ नहीं है क्या? ठीक क्या है। अगर देश के सांसदों की तनख्वाह घटा दी जाए या उनके भत्ते घटा दिए जाएं, तो क्या इससे देश का पैसा नहीं बचेगा? ये जो देश के सिस्टम को लूटने का ठेका भाजपा ने ले रखा है और एक चुनाव के नाम पर ये दावा करते हैं कि जी इससे चुनावी खर्च बचेगा। अरे भाई, काहे को चलते हैं आपके मंत्री और सांसद बड़ी बड़ी चलिए, ठीक गाड़ियों है। में, बड़े बड़े काफिलों में? मैं घटा दीजिए अब उसे। इलेक्शन कमीशन में ही वो फॉर्मर डीजी रह चुके हैं और हमारे दूरदर्शन न्यूज में वो डीजी रह चुके थे। अक्षय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन समाचार में एक बार फिर से। और आपने सर बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप इन तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं। ये जो फैसला लिया गया है, ये कितना फिजिबल है आज की तारीख में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? आपने सही शब्द का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी तक जो था, अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चाएं चल रही थी। अभी भी हमने देखा, आपने जो बोला कि कितना फिजिबल है, वो एक्चुअली सवाल वही है, कितना फिजिबल है। तो मैं उसको प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स के एंगल से देखता हूं। और ये बात भी सही है कि जो शुरुआत में जो चुनाव शुरू हुए थे 1951, 52, 57, ये सब में सारे चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन एक दौर आया, क्योंकि कुछ स्टेट्स पहले कोई राजनीतिक कारणों से वो स्टेट की जो डिजोल्व हो गया, नया इलेक्शन हुआ, कुछ नए स्टेट बने, जैसे बाद में छत्तीसगढ़ बने, उत्तराखंड बने, ये सब बने। तो उसी लिए भी नया असेंबली शुरू हुआ। और ये भी बात नहीं है कि कभी स्टेट और सेंटर के पार्लियामेंट की एक साथ अभी चुनाव नहीं हुआ है। अभी तो हमारे लोकसभा के साथ 4 चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे चीज मुझे, और इलेक्शन कमीशन का हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, उसको ये राजनीतिक जो डिस्कशन हो रहा है उस वो अपने जगह में कायम है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। और बिकॉज राजनीति और इलेक्शन, इसलिए सर मैंने आपसे पूछा ये कितना फिजिबल है। हाँ, फिजिबिलिटी जो है, मुझे लग रहा है कि पहले ये देखिए, ये आज की सवाल नहीं है, कई सालों से प्रणब मुखर्जी साहब ने सवाल लिया था, पहले उन्होंने प्रपोज किया था भी, और नीति आयोग ने भी इसको देखा है, और लॉ कमीशन की कमेटी जो देखा है, पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी भी देखा है। और मुझे लग रहा है कि जो कोविंद साहब की कमेटी था, पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने रिपोर्ट दिया, उन्होंने भी कई तरह का कंसल्टेशन किया। वो कंसल्टेशन कितना कंप्लीट है कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन ये सारे कंसल्टेशन की दौर से ये गुजरा है, ये चीजें, और करके शायद आज कैबिनेट में यह आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन प्रबंधन के जब तक बंदोबस्त है, मुझे लग रहा है कि आज ए रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी कानूनी व्यवस्था होगा वो उसी के अंदर करेंगे और करके निभाएंगे। जैसे कि बार बार चुनाव कर लेते हैं, जब पुराना में सारे चुनाव एक साथ होता था, करते थे। अभी जैसे क्लस्टर, आप देखिए अभी थोड़ी सी इलेक्शन हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा का हो रहा है, उसके तुरंत बाद शायद महाराष्ट्र और झारखंड के होगा, उसके बाद। तो इसमें तो प्रेशर आता है बार बार, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेशर, पैसों के प्रेशर, और जैसे थोड़ा बहुत गवर्नेंस को अफेक्ट करता है, जो इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए बाय द वे। एमसीसी के नाम में जो होने वाला काम भी वो लोग रोक देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कि एमसीसी का एक डर आ जाता है कि जैसे काम रोक दें। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो चलना ही चाहिए। विजय जी अगर आप सुन रहे होंगे, अक्षय सर को सुन रहे होंगे, तो विजय जी साफ तौर पर अक्षय जी कह रहे हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ एमसीसी लागू होने के बाद से जो कल्याणकारी काम है वो रुक जाते हैं। अगर आप ऐसे हर साल और फ्रिक्वेंटली होते रहेंगे तो उससे कितना नुकसान होता है, पैसे के नुकसान होता है, उसकी बर्बादी होती है। तो ये तो, इसको तो समझने की जरूरत है कांग्रेस को। देखिए, पैसे की बर्बादी का तो मैंने आपको बता दिया, ये आरोप झूठा है। आप इकट्ठा चुनाव कराएंगे, अलग अलग चुनाव कराएंगे, खर्चे वही है। लेकिन क्या सरकार के पास और चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सके? क्या इतनी फोर्सेस लगाई जा सकती है? क्या उस परिस्थिति में जो विदेशी शक्तियां हैं उनको कोई हमला करने का मौका मिला तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? ठीक है, शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, कैसे आप इसे देखते हैं? अब अनेक चरण के चुनाव में भी चुनाव आयोग को दिक्कत आती है। भाई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वो 52 में कर सकते हैं, 67 में कर सकते हैं, लेकिन 57 में कर सकते हैं, अब डेमोग्राफी में चेंज हो गई है ना। आज 140 करोड़ की आबादी है जी। कर दिया, बांट दिया, आज हर जगह शांति है। आज फोर्सेस के ऊपर बहुत दबाव पड़ चुका है। ठीक है विजय भाई, आई एम सेइंग कि अगर 52 में चुनाव अच्छी तरह हो सकता है, 57 में अच्छी तरह हो सकता है,
62 में अच्छी तरह हो सकता है, 67 तो में अच्छी उसके तरह हो बाद सकता बदलाव है, आया है ना तो परिस्थितियों 2024 के में, मद्देनजर। 25 में, 26 में क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब आप दे दीजिए। आज अब- तो हाँ, मैं इसका व्यवस्थाएं ठीक है, जवाब अक्षय दे सर, रहा हूं। अक्षय सर आप के बताइए। समाधान समीकरण अब ये बात बहुत आ गई कि बेहतर है। लॉजिस्टिक्स और सिफारिश में कही भी गई है बातें कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो कुछ लॉजिस्टिक्स को देखेगा, असीम बाबू, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो कुछ देखेगा। नहीं, लॉजिस्टिकली मैं- कितने हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्या? असीम बाबू, चुनाव के पोलिंग सेंटर सेम रहते हैं, पोलिंग स्टेशन सेम रहते हैं कि नहीं रहते? ठीक है, केवल मैं- कैंडिडेट का नंबर बढ़ता है। तो व्यवस्था है वो उस माध्यम से अपन वैसे कहें, जो अधिकारी उसका उसके उस दौरान वो अधिकारी काम कर रहे हैं, वो लगभग फॉर्मर सेम डीजी रह चुके हैं और अक्षय सर। बिल्कुल निश्चित रूप से अक्षय है। राव जी, अक्षय राव जी अब बताइए, आप चुनाव को 2 मेरे चरण में सवाल करें, आप ले 5 लीजिए में एक और। करें, क्या 10 इतने में बड़े करें, देश में ये चुनाव आयोग का लॉजिस्टिक्स की प्रेरोगेटिव है। समस्या वो आएगी अपनी कि अगर हम सहूलियत एक से देश कर सकता एक है। चुनाव को वो लागू करते सक्षम हैं? एक है। बूथ के अंदर लगातार देश में चुनाव एक- हो रहा है भाई, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? एक अरे कहाँ सुनिए प्रॉब्लम ना, आ रही मुझे आप बता एक दीजिए। बूथ के अंदर हाँ, अगर चुनाव आपने आयोग 3 पे हमको मशीनें प्रश्न लगा दी। उठाना तो अलग विषय है। अब एक अरे मिनट, मेरा एक एक मिनट, सवाल ले आप लीजिए। आप दोनों चुनाव आयोग के लोग, अधिकारी आप दोनों से। लोग थोड़ा शांत हो जाइए। इलेक्शन मेरा कमीशन एक से जुड़े सवाल हुए ले लोग लीजिए। हमारे साथ हैं, हाँ, पूर्व डीजी रह उनसे चुके हैं मेरा एक इलेक्शन सवाल कमीशन है। के। अक्षय राव सर आप बताइए कैसे इसको देखते हैं? असीम, ये जो है जो भी काम करना पड़ेगा, अगर वो जरूरतें होगा, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन का सामर्थ्य के ऊपर मेरा कोई भी डाउट नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन 25 चीजें जरूर इसके लिए करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं कि ओवरनाइट वंडर हो जाएगा। आपको नोटिस पीरियड चाहिए, मशीनें इकट्ठा करना है, प्लानिंग करना है, सिक्योरिटी, क्योंकि एक अगर महायज्ञ टाइप का होगा कि सारे मिला के एक साथ होगा, मुझे तो लग रहा है कि इसके आगे पीछे बहुत सारे चीज काम करना पड़ेगा। लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुगाड़ है, बहुत सारी चीज होने के बाद ही ये हो पाएगा। और उसमें कंसल्टेशन भी शामिल है, जैसे कुछ साथी यहाँ बोल रहे थे, अगर नहीं हुआ है पर्याप्त होकर करना पड़ेगा। और उसमें इलेक्शन कमीशन जो है कर नहीं पाएगा ये बात नहीं है, लेकिन करने के लिए उनको समय की नोटिस चाहिए, तैयारी के मौका चाहिए, और उनको सामने और जब सिफारिश लॉ कर और ली कानून गई है, मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, जब सिफारिश हो गई है, सरकार ने इसे मंजूर कर ली है, तो निर्वाचन आयोग भी अपने आप को तैयार करेगा, लॉजिस्टिकली भी तैयार करेगा, ताकि इस फैसले को किस तरह से स्मूथली पूरे देश में लागू किया जाए, ये अब निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है। समय इतना ही है, मुझे लगता है कि इस पर और भी किसी दिन और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तमाम सहयोगी जो हमारे गेस्ट जुड़े मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।